Good morning, students. In the previous lecture, we discussed about the concept of demand and also the various factors which affect demand. Last lecture में हमने demand का जो concept है वो समझा, साथ में ये देखा कि ऐसे कौन से factors है, variables है जो demand को increase या decrease करते हैं. तो आज के टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड शुरू करने के पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जस्ट हमने क्या देखा था, एक रिकैप देख लेते हैं. हमने देखा डिमांड की मीनिंग देखा हमने. डिमांड मीन्स क्या? डिज़ायर टू परचेस, एबिलिटी टू परचेस और विलिंगनेस टू स्पेंड. ये तीनों चीज़ें अगर जब कंबाइन होती हैं तो ही हम उसे इकोनॉमिक सेंस में क्या कहते हैं? डिमांड. और डिमांड हमेशा एक पर्टिकुलर प्राइस और टाइम से उसका रिलेशन रहता है. एक्स और एक्स एंट एंड एक्स पोस्ट डिमांड रह सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको हम डिराइव डिमांड भी कहते हैं. ये इतने जो डिमांड के बारे में हमने कंसेप्ट देख चुके हैं. बाद में हमने देखा कि डिमांड पर असर डालने वाले कौन से फैक्टर्स हैं. तो हमने देखा प्राइस, कि जब प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है. तो डिमांड पर असर डालने वाला पहला फैक्टर कौन सा हो गया? प्राइस. बाद में देखा हमने इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, कंज्यूमर की इनकम कम तो उसमें डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. देन पॉपुलेशन साइज, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतनी डिमांड ज़्यादा होगी. देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितना अच्छा होगा, स्पेंडिंग हैबिट जितनी लोगों की ज़्यादा है उतनी डिमांड ज़्यादा रहेगी. देन फैशन प्रेफरेंस, जो इन फैशन जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी डिमांड क्या होती है? ज़्यादा होती है. सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन जो है लोगों का, जैसे फॉर एग्जांपल फेस्टिव सीजन में लोग परचेसिंग ज़्यादा करते हैं तो उस समय डिमांड ज़्यादा होती है. क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है, वहाँ पर वुलन जो क्लोथ्स है उनकी डिमांड हमेशा थोड़ी ज़्यादा रहेगी. जहाँ पर रेनी सीजन्स होते हैं वहाँ पर जो अम्ब्रेला, रेनकोट, इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी. एडवर्टाइजमेंट, जितनी एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन कैंपेन कंपनियों का जितना पावरफुल होगा उतनी डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी. देन हमने देखा सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. हमने इसमें एग्जांपल देखा था, जैसे टी एंड कॉफ़ी सब्सटीट्यूट गुड्स है, जो दो गुड्स के बदले में एक गुड्स परचेस या कंज्यूम करते हैं, उनको हम सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं. और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जहाँ पर दोनों गुड्स का हमको कंबाइनली इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, है ना. तो उन जो सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक दूसरे के डिमांड पर असर होता है. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर है किसी कमोडिटी के डिमांड के बारे में तो उसकी डिमांड आज के तारीख में उसकी डिमांड अफेक्ट हो जाती है. तो इतना हम लोगों ने डिमांड की मीनिंग और डिमांड के फैक्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड. अब जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, जब भी हम कोई लॉ पढ़ेंगे तो अब हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि वो लॉ पढ़ते समय हमको ये चारों जो एलिमेंट्स है उस लॉ के वो हमको पढ़ना ज़रूरी होता है. सबसे पहले स्टेटमेंट, वो लॉ का स्टेटमेंट क्या है, मीनिंग क्या है, ये हम हर लॉ में हमको स्टडी करना है. अजम्पशन हमको हर लॉ में देखना है. एक्सप्लेनेशन एंड एक एग्जाम्पल डायग्राम से वगैरह हम उस लॉ को समझते हैं. एंड उसका एक्सेप्शन मतलब अपवाद, ये चारों एलिमेंट्स हर लॉ में हम पढ़ते हैं. वैसी लॉ ऑफ डिमांड में भी हम ये चारों एलिमेंट्स स्टडी करेंगे. पहले हम लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट देखेंगे, बाद में एजम्पशन देखेंगे, बाद में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बाद में उसके एक्सेप्शन मतलब अपवाद भी हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट देख लेते हैं. लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं हम बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब क्या कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, एक दूसरे के बीच में का जो उनका रिलेशनशिप है ये कैसा है? इनवर्स है. मतलब क्या कि व्हेन प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेज देन क्वांटिटी डिमांडेड ये क्या होगा? डिक्रीज होगा. मतलब क्या? अपोजिट इनडायरेक्ट हो गया, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? कम हो रहा है. उसका अपोजिट सोचते हैं कि अगर प्राइस कम हो गई, व्हेन प्राइस डिक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. दैट मीन्स इस प्राइस जिस दिशा में चेंज होती है उसके अपोजिट दिशा में क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है. इसलिए उसको कहा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब भी क्या कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा, जब प्राइस कम होगा
तब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। और यहाँ पर पहला जो चेंज आएगा वो प्राइस में आएगा, पहले प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीज या इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या सोचेंगे, प्राइस के बारे में, पहले प्राइस चेंज होगा और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पर असर होगा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, है ना, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। आपने भी जब भी आप मार्केट जाते होंगे तो ऑब्जर्व किया होगा, जब कि कोई कमोडिटी की प्राइस कम हो गई, सस्ती हो गई, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, या कोई कमोडिटी महंगी हो जाए तो खरीदार कम हो जाते हैं, तो उसी को लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। Thus, there is a functional relationship between price of a commodity and quantity demanded. ठीक है, पर क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस, इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा हो गया, फंक्शनल हो गया। अब यहाँ पर एक हमेशा एक दो चीज़ ध्यान में रखना स्टेटमेंट के समय, कि यहाँ पर प्राइस पहले चेंज होगा और प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पर असर होगा, नंबर 1। नंबर 2, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, अपोजिट, इनवर्स। मतलब क्या, कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। और यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड शब्द इस्तेमाल किया है, केवल डिमांड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ मैंने ऐसा नहीं कहा कि प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस, क्योंकि सिर्फ डिमांड जब हम बोलते हैं डिमांड डिक्रीजेस या क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, ये दोनों में अंतर है। ये फर्क हम आगे देखेंगे जब लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल हमको इतना ध्यान में रखना है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस और व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। और एक यहाँ पर पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है ये एक दिशा दिखाता है। लॉ ऑफ डिमांड इज अ इंडिकेटिव स्टेटमेंट। क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस किसी दिशा में चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड किस दिशा में चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस इंक्रीज, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। यहां पर ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से ही डिक्रीज होगा, ऐसा ये लॉ में नहीं कहा गया है। लॉ में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप के बारे में नहीं कहा गया है। लॉ में केवल एक इंडिकेटिव स्टेटमेंट दिया गया है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कब होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा। तो यहां पर ऐसा नहीं कहा कि 10% अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो 10% से ही क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा, ऐसा इस लॉ में नहीं कहा गया। इट इज ओनली अ इंडिकेटिव स्टेटमेंट एंड नॉट अ मैथमेटिकल इक्वेशन। यहां पर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं दिया कि ये 10% से प्राइस बढ़ गया तो 10% से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। इसमें केवल इतना कहा कि प्राइस अगर बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, या प्राइस अगर कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगा। वो कितने से इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड या कितने से डिक्रीज होगा, ये इस लॉ में नहीं कहा गया है। एक एग्जांपल हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। दो कॉलम दिए गए हैं, एक में प्राइस जो है इंक्रीज है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड लिया गया है। कोई भी कमोडिटी हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक कमोडिटी लिया है। जब एक कमोडिटी की प्राइस 1 रुपए था तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 50 kg था। प्राइस बढ़ गया 1 से 2 हो गया, तो जब भी कोई चीज़ मार्केट में महंगी हो जाती है तो उसकी डिमांड भी थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर पहले 1 रुपए पे जो डिमांड थी वो कितनी थी 50, लेकिन वही जब प्राइस 2 रुपए हो गई तो उसकी डिमांड कितनी हो गई 40, मतलब 50 से थोड़ी सी कम हो गई, मतलब इधर 1 से 2 प्राइस हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। वैसे ही 3 के समय क्वांटिटी डिमांडेड 30 है, 4 के समय 20 है और 5 के समय 10 है। तो आप देखोगे कि एक तरफ प्राइस बढ़ रही है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर जो प्राइस है प्राइस इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर डिक्रीज होगा। एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। तो यही जो एक एग्जांपल है इसको हमने एक ग्राफ पे प्लॉट किया है। कैसे प्लॉट किया है, तो एक्स एक्सिस में हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया है, वाई एक्सिस में हमने प्राइस लिया है। ठीक है, एक्स में हमने क्या लिया है क्वांटिटी डिमांडेड और वाई में प्राइस। तो पहला जो हमको पॉइंट प्लॉट करना है वो ऐसा करना है कि जो एक रुपए प्राइस इंडिकेट करे और 50 रुपीज क्वांटिटी डिमांडेड इंडिकेट करे। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड लिया है, यहाँ पर 1 लिया है, तो प्राइस कितनी है 1,
तो 1 के सामने हम देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हमें एक पॉइंट मिलेगा। देन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 50, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया। वैसे ही प्राइस जब 2 रुपये था तो 2 रुपये के समय यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिल गया। और ये कितना है, फिर से हम देखते हैं 1, जब प्राइस ₹1 था, ये 1 है, तो हमको ये पॉइंट मिल गया। 1 के समय क्वांटिटी डिमांडेड 50 था, तो ये एक पॉइंट मिल गया हमको। जब 2 रुपये प्राइस था तब 2 के समय कितना है क्वांटिटी डिमांडेड 40, तो ये हो गया 40, ऐसा पॉइंट हमें मिल गया। 3 के समय 30, तो 3 के सामने हम देखेंगे इस प्रकार से, और डिमांड कितनी है 30, तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिल गया। ऐसे ही 4 के समय देख लेंगे और ऐसे ही 5 के समय हम देख लेंगे, तो आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। और इन 5 पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, इन 5 पॉइंट को हम क्या कर देंगे, अच्छे से इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे, तो हमें एक लाइन मिलेगी। एंड दिस इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व। और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है इसको हम कहते हैं निगेटिव स्लोप। ये निगेटिव स्लोप इसलिए रहता है कि अपोजिट दिशा में है, इसलिए हमेशा ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, इसको निगेटिव स्लोप भी कहते हैं। सो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या इंडिकेट करता है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रहा है। आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं। आपने अगर यहाँ पर 5 से शुरू किया, यहाँ पर 5, 4, 3, 2, 1, अगर आपने ऐसा लिया और यहाँ पर आपने 10, 20 या कोई भी फिगर, जरूरी कि 10, आप यहाँ पे 100 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या ध्यान में रखना कि एक साइड में प्राइस इंक्रीज होना चाहिए और दूसरी साइड में क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होना चाहिए, या प्राइस डिक्रीज होना चाहिए और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होना चाहिए, अपोजिट दिशा में चेंज। क्योंकि लॉजिक ही है कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन कैसा रहता है, अपोजिट रहता है। तो यहाँ पर हमने एक साइड में प्राइस इंक्रीज ले लिया और एक साइड में क्या लिया, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज लिया, तो उसका इस प्रकार से डिमांड का जो शेप है वो आपको मिलेगा। एंड दिट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व, और इसको निगेटिव स्लोप भी कहते हैं। अब हम देखेंगे एजम्पशंस। हर लॉ में कुछ न कुछ कंडीशंस कांस्टेंट है, ऐसा एजम्पशन हम करते हैं। और दैट एजम्पशन जो कंडीशंस होती है वो हर लॉ में होती है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, और भी जब भी हम कोई लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर एजम्पशंस हमेशा रहते हैं। तो एजम्पशन मतलब क्या, जैसे किसी बिल्डिंग को बीम्स और पिलर्स होते हैं, वो पिलर के आधार पर, वो बीम के आधार पर वो बिल्डिंग खड़ी होती है उसके सपोर्ट से। तो यहाँ पर भी जो एजम्पशन है, ये एजम्पशन ऐसी कंडीशंस होती है जो एज्यूम करना पड़ता है हमको, और तभी वो जो हम स्टेटमेंट कह रहे हैं कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, और व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, तो ऐसा कब ट्रू होगा, ऐसा कब बिहेवियर आप देखने को मिलेगा, तब जब हम ये एजम्पशंस, ये कंडीशंस को मानेंगे कांस्टेंट है करके। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन से एजम्पशंस है ये लॉ ऑफ डिमांड को। नंबर 1, कंज्यूमर्स इनकम रिमेन कांस्टेंट। अब जो भी कंज्यूमर है वो कंज्यूमर की इनकम हमको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट इसमें एग्जांपल लिया 1, 2, 3, 4 ऐसा लिया था, और वहाँ पर हमने देखा कि जो डिमांड है वो डिमांड क्या हो रही है, उसकी वजह से कम हो रही है। जैसे जैसे कम हो रहा था, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही थी, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा था। लेकिन हम एज्यूम करेंगे, उस समय हमने ऐसा एज्यूम किया था कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट थी। अब कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ते जा रही है और मार्केट में हर चीज़ महंगी मिल रही है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी इनकम भी बढ़ रही है ना। अगर कोई इनकम, किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ते जा रही है, मार्केट में चीज़ कोई कमोडिटी भी है वो भी महंगी होती जा रही है, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी इनकम भी बढ़ रही है। इसलिए अगर उसकी इनकम कांस्टेंट है, अगर उसकी इनकम कांस्टेंट है, मार्केट में हर चीज़ महंगी मिल रही है, हर कमोडिटी महंगी मिल रही है, तो ही वो कम खरीदेगा, तो ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल रहेगा। तो हम कह रहे हैं कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, ये कब ट्रू रहेगा, कब एप्लीकेबल रहेगा, जब कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो उसको बढ़ी हुई प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हो सकता है कि बढ़ी हुई प्राइस पर ज़्यादा खरीदे, तो वहाँ पर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट। टेस्ट, फैशन, हैबिट, जो लोगों की लाइकिंग है, हैबिट है, वो भी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि जो फैशन चेंज हो जाती है, हैबिट अगर लोगों की चेंज हो जाती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वहाँ पर जो
फैशन वगैरह है, टेस्ट है, ये वो चेंज नहीं हो रही है, ऐसा एज्यूम करेंगे। नो चेंज इन द प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स, हमने दो प्रकार के रिलेटेड गुड्स देखा था जब हम डिमांड का कंसेप्ट देख रहे थे, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो टी एंड कॉफी सब्सटीट्यूट गुड्स है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब एग्जाम्पल हमने देखा था कार एंड पेट्रोल, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो अगर मैं चाय और कॉफ़ी का ये कर रहा हूँ, अगर मैं चाय की डिमांड को चाय की डिमांड को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये देखना पड़ेगा कि कॉफ़ी के प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे। नहीं तो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल चाय 5 रुपये से बढ़कर फॉर एग्जांपल 10 रुपये उसकी प्राइस हो गई, कॉफ़ी पहले 50 रुपये थी, फॉर एग्जांपल पहले 20 रुपये थी और चाय 5 रुपये थी। अब होगा क्या कि अगर मैं चाय की प्राइजेस को अब अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 5 रुपये का चाय का कप फॉर एग्जांपल 10 रुपये का हो गया है, तो ऐसे समय में उसी समय में फॉर एग्जांपल कि कॉफ़ी की जो प्राइस है वो बढ़ के 20 से 40 रुपये हो गई। अब इसमें होगा क्या कि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से वैसे देखा जाए तो टी की प्राइस बढ़ गए, तो टी की डिमांड कम होना चाहिए, क्योंकि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। तो चाय की प्राइस बढ़ गई तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन वैसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इधर कॉफ़ी के भी प्राइस बढ़ गए, तो 20 रुपये से 40 रुपये जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कॉफ़ी को, वो अभी क्या पीना चालू कर देंगे, चाय पीना चालू कर देंगे। सो बढ़ी हुई प्राइस पर भी डिमांड क्या रहेगी, चाय की उल्टा ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि जो रिलेटेड गुड्स है चाय का वो क्या है, कॉफ़ी, इसके प्राइस को हमको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ये 40 नहीं, हमको 20 ही मानना पड़ेगा, और ये 20 प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट। और ऐसे समय में चाय की प्राइस बढ़ गई तो चाय की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो रिलेटेड गुड्स है वहाँ पर हमको कोई चेंज नहीं हो रहा है उनकी प्राइस पे, ये हमको एज्यूम करना पड़ेगा। पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट, पॉपुलेशन भी हमको कांस्टेंट ऐसा मानना पड़ेगा। उसके कंपोजिशन मतलब मेल फीमेल चिल्ड्रन का जो रेशियो है वो भी कांस्टेंट है, चेंज ज़्यादा नहीं हो रहा है ऐसा हमको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज हो गई तो डिमांड भी चेंज हो जाती है। जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा उतनी डिमांड ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर प्राइस भी बढ़ गए तो भी डिमांड इंक्रीज होती जाती है विदाउट चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है ये हमको क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो ही प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप जो हम कह रहे हैं वो एप्लीकेबल रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि हमने जैसे लॉ में कहा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होना चाहिए, लेकिन इधर पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, तो जितने भी जनसंख्या बढ़ रही है वो उनको जो कमोडिटी चाहिए वो तो खरीदेंगे, भले प्राइस ज़्यादा रहे। तो वहाँ पर बढ़ी हुई प्राइस पे भी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, इसलिए पॉपुलेशन भी क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे। गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। वेदर कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऐसा भी हमको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि वेदर कंडीशन जब चेंज हो जाती है तो अलग अलग गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में ऑब्वियसली जो क्लोथ्स है, वुलन क्लोथ्स, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो वहाँ पर चेंज नहीं आएंगी। आप अदर सीजन में विंटर क्लोथ्स आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगे कंपेयर टू विंटर सीजन, तो यहाँ पर वेदर कंडीशन भी क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है वो भी क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि जितनी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी स्ट्रांग होगी, जितनी पावरफुल एडवर्टाइजमेंट कंपनी करेंगे उतनी डिमांड भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो बढ़ी हुई प्राइस पे भी लोग ज़्यादा खरीदेंगे, है ना, क्योंकि टेलीविजन में अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है तो उसको देख के लोग सोचेंगे कि एक बार ये प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, भले उसके प्राइस थोड़ी पहले से बढ़ चुके हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इतनी पावरफुल की गई है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्योंकि पावरफुल एडवर्टाइजमेंट से डिमांड बढ़ती है, तो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जो है ये चेंज नहीं होगी। टेक्नोलॉजी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। सो these are the assumption of law of demand। ये सब जो पॉइंट्स है, ये सब जो फैक्टर्स है, ये सब हमको क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट है ऐसा मानना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट जब रहेंगे तो ही हम जब जो कह रहे हैं कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, ये एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद का हम देखेंगे